तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की वीडियो की जो पहली न्यूज़ है तो वो करंट में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में शायद सबसे खुशी की न्यूज़ है, खासकर हार्डी शोपैन के फैंस के लिए, कि आखिरकार हमारे पर्शियन वुल्फ आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के 3 हफ्ते पहले यूएसए पहुंच ही गए, और फिलहाल वो है टेक्सास में। इवन इस सेमिनार के क्राउड को देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअली इस चीज़ को फैंस देखकर कितने ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि लगभग 1 महीने से सबके अंदर ये डाउट था कि शायद हार्डी यूएसए नहीं आ पाएंगे आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के पहले पहले, इन द सेंस कि उनका जो वीज़ा है वो अप्रूव नहीं हो पाएगा। बट आखिरकार उनका वीज़ा तो अप्रूव हो ही गया, साथ ही साथ अब उनको 3 हफ्तों का टाइम मिलने वाला है, खासकर उनके कोच हैनी रैम्बॉट के साथ, जिस टाइम एक्चुअली में उनको हैनी की गाइडेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, जिससे कि वो शो में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ला पाए। क्योंकि एक्चुअली देखने जाए तो कहीं ना कहीं हार्डी शो में compete कर रहे हैं अपने पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए, और ये बताने के लिए कि क्यों डेरेक को उनसे डरना चाहिए। वैसे इस शो के रेनिंग चैंपियन यानी सैमसन दौदा तो उनके अगेंस्ट हार्डी तो लगभग 3 बार compete कर चुके हैं, और एक्चुअली उन्होंने 3 बार ही सैमसन को बीट किया है। तो इस बेस पे कहीं ना कहीं हार्डी को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो मिलेगा ही। बाकी अगर आर्नोल्ड क्लासिक की जजमेंट ओलंपिया से थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है तब शायद से कार्ड्स पलट सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कैसे आर्नोल्ड क्लासिक में कंडीशनिंग की जगह शेप और स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, और उस टाइम निक वॉकर की जगह सैमसन दौदा को जिताया गया था। तो पता नहीं कि ये चीज़ फिर से इस साल हो सकती है भी या नहीं। हालांकि सैमसन के फैंस तो चाहेंगे कि ये चीज़ इस बार भी हो, जिससे कि सैमसन को हार्डी को बीट करने का एक मौका मिल पाए। वैसे ये भी है कि आज तक कभी फैंस ने हार्डी को भी आर्नोल्ड क्लासिक की लाइटिंग में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, तो शायद ये भी उनके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। तो पर्सनली मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हार्डी अपने पहले आर्नोल्ड क्लासिक में किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं, और सैमसन और इनके बीच क्या क्या गैप्स रहेंगे स्टेज पे वो देखने के लिए मैं तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब भाई पहले अपडेट में आप सबने हार्डी के जिस क्लिप को देखा, यानी उस यूएसए अराइविंग वाली क्लिप को, तो एक्चुअली वो क्लिप आई हुई थी एजे कैली रॉबर्ट की तरफ से। तो उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को जब मैंने ओपन किया तो एक चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कि वहाँ सैमसन, जो कि आर्नोल्ड क्लासिक स्टेज पे हार्डी के सबसे बड़े राइवल है, वो भी हार्डी के इस अराइविंग को अप्रिशिएट कर रहे थे, जो कि एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की पहचान है। हालांकि इस बार तो सैमसन और उनके कोच मिलोस भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार सैमसन भी अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को लाएंगे। पर्सनली सैमसन की फिजिक करंट में जैसी डिटेल दिख रही है, आई थिंक इतनी डिटेल उनकी फिजिक आज तक कभी नहीं दिखी है। इवन लास्ट टाइम यानी ओलंपिया के मुकाबले तो सैमसन काफ़ी ज़्यादा टाइटर, इवन ड्रायर और कंडीशन भी दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जजेस ने भी उनको पर्सनली ये सजेस्ट किया था कि सैमसन को अपने साइज के साथ साथ अपने कंडीशनिंग और डिटेलिंग इनको भी इंप्रूव करके आने की ज़रूरत है। बट उसके बावजूद सैमसन ओलंपिया 2023 में थर्ड आए थे, और उसके बाद भी उन्होंने जब प्राग प्रो में compete किया था तो मिलोस के अकॉर्डिंग वो सैमसन का अभी तक का ऑन स्टेज ऑल टाइम बेस्ट फिजिक था। बट इस प्रेप में तो सैमसन उस प्राग प्रो के फिजिक से भी काफ़ी बेटर दिख रहे हैं। इवन अगर ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि सैमसन हार्डी को बीट कर दे, जिसके चांसेस मुझे ना के बराबर दिखते हैं, तो उस सिचुएशंस में हार्डी का फिर से मिस्टर ओलंपिया बनना शायद से पॉसिबल ना भी हो पाए, और कहीं ना कहीं तब शायद सैमसन 2024 में ओलंपिया बनने के लिस्ट में आ सकते हैं। और अगर उसके ऑपोजिट हार्डी सैमसन को बीट करते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी हाई है, तो स्टिल सैमसन के लिए आगे फ्यूचर तो है ही, क्योंकि अभी भी सैमसन को अपने फिजिक में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करने हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सैमसन डेफिनेटली मिस्टर ओलंपिया बनने का पोटेंशियल रखते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं हमारे करंट रेनिंग मिस्टर ओलंपिया डेरेक लैंसफर्ड के एक स्टेटमेंट के ऊपर। तो जब उनसे उनके किसी फैन ने इंस्टा पे पूछा कि इस आर्नोल्ड क्लासिक में उनके अकॉर्डिंग टॉप 3 में कौन कौन आ सकते हैं, तो डेरेक ने भी अपने प्रेडिक्शंस को सबके सामने रख दिया, जहाँ की वो फर्स्ट प्लेस पे रखे हार्डी शोपैन को, सेकंड प्लेस पे सैमसन दौदा को, और थर्ड प्लेस पे राफेल ब्रांडो को। और आई थिंक कि शायद अब आप सब समझ ही गए होंगे कि क्यों करंट में राफेल इस आर्नोल्ड क्लासिक शो के रिगार्डिंग इतने चर्चे में है। इवन बहुत लोग तो इस चीज़ को भूल ही गए हैं कि 2022 के उतने कम्पिटेटिव ओलंपिया लाइनअप में भी राफेल टॉप 10 के अंडर प्लेस हुए थे, और इस बार तो राफेल ने अपने फ्लॉ यानी अपने साइज को भी इंप्रूव कर लिया है, जिसकी वजह से वो लास्ट टाइम हायर प्लेस पे नहीं आ पाए थे। हाँ, क्वेश्चन तो ये बनता है कि क्या राफेल अपने इंप्रूव साइज के साथ साथ अपने पुराने शेप और कंडीशनिंग को ला पाएंगे या नहीं। हालांकि डेरेक के प्रेडिक्शन को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो करंट में मिस्टर ओलंपिया तो है ही, साथ ही साथ वो इन सब पर पर्सनली भी नजर रख के बैठे हुए हैं कि कौन से बॉडी बिल्डर कितने ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। तो पर्सनली मैं तो डेरेक के इस प्रेडिक्शन से एग्री हूँ। बाकी भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं हमारे म्यूटेंट निक वॉकर के ऊपर। तो अब जाके एक्चुअली में निक वॉकर की तरफ से उनके हैमस्ट्रिंग का एक डिटेल्ड, या कहना बेटर होगा एक क्लियर अपडेट हमें देखने मिला है। तो निक के 14 वीक्स आउट के हैमस्ट्रिंग अपडेट को देखकर आई थिंक कि कोई भी पर्सन ये नहीं कहने वाला कि निक ने बस कुछ महीने पहले ही यानी ओलंपिया के पहले पहले ही अपना हैमस्ट्रिंग क्लियर कर लिया था, और जिसकी वजह से उनको ओलंपिया से भी बाहर रहना पड़ा था।
हालांकि इंजरी से पहले भी निक जिस तरीके के हैमस्ट्रिंग्स को कैरी करते थे, तो वो कहीं ना कहीं करंट लाइनअप में वन ऑफ द बेस्ट हैमस्ट्रिंग्स में से आते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं हैमस्ट्रिंग्स की वजह से निक के बैक पोजेस इतने ज़्यादा इंप्रेसिव दिखा करते हैं। हालांकि इस टीयर के बाद तो बहुतों का ये मानना था कि अब निक का करियर खत्म हो चुका है और शायद अब तो वो ठीक से कभी ट्रेनिंग भी नहीं कर पाएंगे। बट निक के इस अपडेट से आई थिंक कि उन सबको तो आंसर मिल ही गया है। इवन अभी भी शो में 14 हफ्तों का टाइम है, तो अब इस अपडेट को देखने के बाद तो मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि निक अपने सेकंड न्यूयॉर्क प्रो के टाइटल को भी बहुत आसानी से जीतने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली निक इस शो के थ्रू अपना कमबैक करेंगे और डेफिनेटली उसमें वो अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ही लाने की कोशिश में है। बाकी देखने वाली बात होगी कि इस शो के बाकी टॉप प्लेसिंग्स पे कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स आते हैं। अब भाई बात करते हैं अकीम विलियम्स के ऊपर, तो अब जाके फाइनली इनके तरफ से लगभग 6-7 हफ्ते बाद एक फिजिक अपडेट हमें देखने मिला आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। और क्योंकि ये अपडेट शेयर नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं टॉपिक से भी बाहर चल रहे थे। तो बात करी साइड चेस्ट पोज की, तो खासकर इसमें इनके लेग्स में जो डिटेलिंग आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। हालांकि साइज वाइज तो ये पूरे तरीके से पैक्ड है। हाँ, काम करना होगा इनको अपने कंडीशनिंग पे। वैसे कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं कि ये इसीलिए अपने अपडेट्स को शेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस में ये आउट ऑफ टॉप 5 चल रहे हैं। हालांकि मुझे ये कोई जेन्युइन रीज़न तो नहीं लगता। हाँ, कंडीशनिंग के साथ साथ बैक के मामले में भी फिजिक वीक तो है। हालांकि अभी के अपडेट्स को देखकर तो इनका जो बैक है, खासकर जो लोअर बैक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव दिख रहा है। बट आखिर तक वो कंडीशनिंग वाला टॉपिक आ ही जाता है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे उनके स्किन का भी एक मेजर रोल है, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो काइंड ऑफ थिक है। हालांकि 2020 ओलंपिया में ये काफ़ी बढ़िया कंडीशनिंग के साथ आए थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे टॉप 6 के अंडर प्लेस हुए थे। तो होप कि इस बार भी एक बढ़िया कंडीशनिंग के साथ आए। बाकी भाई आप लोग इन्हें किस प्लेसिंग पे देखना चाहते हो ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं हॉर्स एमडी के ऊपर। वैसे इनके ऊपर भी फिलहाल काफ़ी फैंस की उम्मीदें टिकी हुई है। इवन अब तो जे कटलर का भी कहना है कि हॉर्स के क्वाड्स, वेस्ट और शोल्डर्स का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं टॉप बॉडी बिल्डर्स जैसा दिखता है, और ये भी बस एक ही शो यानी रोमानिया प्रो के बेस पे ही उन्होंने कहा। हालांकि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में हॉर्स को राफेल, जेम्स, एंटोन ऐसे बॉडी बिल्डर्स को फेस करना पड़ेगा। स्टिल इनके अंडर कॉन्फिडेंस है कि ये टॉप 5 में प्लेस हो सकते हैं। खासकर फ्रंट पोजेस, इवन फ्रंट डबल बाइसेप पोज के मामले में ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। इवन वैक्यूम पोज के साथ ये पोज इनका बढ़िया दिखता भी है। साथ ही साथ साइड से भी इनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया दिखती है। इवन हैमस्ट्रिंग्स भी इनकी काफ़ी इंप्रेसिव है। तो देखने वाली बात होगी कि एक्चुअली शो में किस प्लेसिंग पे आते हैं। अब भाई बात करते हैं नेक्जिला रूबियल मॉस्केरा के ऊपर। तो शायद अब ये एक्चुअली में अपने प्रेप को पूरे तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ये न्यूयॉर्क प्रो के लिए ही खुद को प्रेप कर रहे हैं, क्योंकि आखिर तक फैंस तो इनको निक के अगेंस्ट कम्पीट करते हुए देखना चाहते ही है। हालांकि निक ने रूबियल के प्रो डेब्यू के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी। इवन उनका यह भी मानना था कि उस शो में रूबियल क्रिजो को बीट कर रहे थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि रूबियल निक को कितने हद तक टक्कर दे पाते हैं। इवन साथ ही साथ वो टोनियो को कितना टक्कर देने वाले हैं। हालांकि टोनियो तो इनके कंपैरिजन में काफ़ी कंडीशन इवन सिमेट्रिकल बॉडी बिल्डर है। तो देखने वाली बात होगी कि टोनियो और रूबियल इन दोनों में से हायर प्लेसिंग पे कौन आते हैं। अब भाई बात करते हैं ब्रियॉन एंसले के ऊपर। तो फिलहाल इनके इस 3 वीक्स आउट फिजिक अपडेट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने वेट कैप से कुछ ज़्यादा ही बॉडी वेट पे चल रहे हैं, क्योंकि करंटली ब्रियॉन कुछ ज़्यादा ही बड़े दिख रहे हैं। हालांकि क्रिस कॉर्मियर जब इनके साथ है तो वो डेफिनेटली ब्रियॉन के वेट को डाउन कर भी देंगे, क्योंकि जब ब्रियॉन लास्ट 7 साल से अपने वेट को ड्रॉप करते आए हैं, वो भी अपने मसल्स को लूज करते हुए, तो इस साल भी वो इस चीज़ को कर ही लेंगे। हालांकि इस बार ब्रियॉन कुछ ज़्यादा ही कंडीशन इवन राउंडर दिख रहे हैं। बाकी पर्सनली मैं इनके और अर्श के बीच फाइट को देखने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं बीफ स्टू के ऊपर। वैसे लास्ट ईयर तो न्यूयॉर्क प्रो में इन्होंने भी कम्पीट किया था और वहाँ इनकी प्लेसिंग सेकंड आई थी, बट लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल तो लाइनअप काफ़ी टफ रहने वाला है। वैसे फिलहाल तो इन्होंने अपने प्रेप को स्टार्ट कर ही दिया है, और इस साल इनका एम रहेगा अपने साइज को और ग्रो करके लाना, वो भी एक इंप्रूव कंडीशनिंग के साथ। हालांकि लास्ट ईयर भी न्यूयॉर्क प्रो में इनकी फिजिक बुरी तो नहीं थी, और टोनियो को वो काफ़ी बढ़िया टक्कर भी दे रहे थे, बट कहीं ना कहीं टोनियो की फिजिक ज़्यादा कंप्लीट इवन कंडीशन थी, जिसकी वजह से वो शो को जीत गए। वैसे इस साल तो इस शो में निक, रूबियल जैसे बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करेंगे, तो टोनियो बर्टन या बीफ स्टू इनको तो इस शो से ओलंपिया क्वालिफिकेशन नहीं मिलने वाला। बल्कि मेरे अकॉर्डिंग अगर ये सही में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो इन्हें किसी वीक लाइनअप वाले शो में कम्पीट करना होगा, जैसे कि जापान प्रो में थियो लोगेरेरी ने कम्पीट किया था और उसको जीतकर 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लिया था। तो इनको भी ऐसे ही शोज में कम्पीट करना होगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।